हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने नीट 2026 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करके थी, एनसीईआरटी सीरीज़। उसमें हमने 2 चैप्टर देख लिए हैं। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सर्कुलेशन वाला चैप्टर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसके हमने 2-3 क्लासें पहले देख लिया। आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कार्डिक साइकिल, जिसमें हम कार्डिक साइकिल को पढ़ेंगे अच्छे से। देखो, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करो तो हमने क्या पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका दूसरा नाम क्या था बच्चों, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। उसके अंदर 3 चीज़ें हम शामिल करेंगे। 3 चीज़ों को कंसिस्ट हैं किसको, एक तो मस्कुलर चैम्बर हर्ट है हमारा, एक है हमारी नेटवर्क है किसका, बंडल वेसल सॉरी ब्लड वेसल्स का, और एक क्या आ जाएगा, एक फ्लूइड आ जाएगा, कौन सा, ब्लड जो मतलब सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। तो ये हो गया हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या फिर ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। 3 चीज़ें शामिल की, हार्ट को, ब्लड वेसल्स को और ब्लड को। ठीक है मैम। फिर हमने देखा था बच्चों की जो ह्यूमन का हार्ट है वो कौन सी ओरिजिन का है, कौन सी जर्म से उसका ओरिजिन होता है। तो जो जर्म थी वो कौन सी थी बच्चों, मेजोडर्म थी। तो जो ह्यूमन का हार्ट है वो मेजोडर्मली ओरिजिन का है। फिर हमने देखा कि बच्चों ह्यूमन का हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरैसिक कैविटी में पता है कैसे बनती है, वेंट्रली स्टर्नम होता है, डोर्सली थोरैसिक वर्टिब्रा होती है, लोअर में क्या होता है, लोअर नीचे की साइड डोम शेप डायफ्राम होता है, और लैटरली क्या होता है बच्चों, रिब्स होता है। तो उस थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारा हार्ट दोनों लंग्स के बीच के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। ठीक है मैम। और हार्ट का साइज कितना बोल सकते हैं, हमारी जो बंद मुट्ठी होती है, एक बंद मुट्ठी जो हमारी क्लेंच्ड फिस्ट है उसके तक क्या होता है, साइज होता है किसका, हमारे हार्ट का। फिर हम देखा मैम ह्यूमन का जो हार्ट है 4 चैम्बर हार्ट है। ऊपर वाले 2 जो चैम्बर होंगे उन्हें बोलेंगे एट्रिया, नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे वेंट्रिकल। मैम हमें ध्यान रखना कि जो अपर चैम्बर होते हैं जिन्हें हम एट्रिया बोलते हैं वो स्मॉल होते हैं कंपेरिजन टू वेंट्रिकल। और मैम एट्रिया की जो वॉल होती है वो थिन होती है किसके कंपेरिजन में, वेंट्रिकल के कंपेरिजन में। वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है मैम। वहीं पे हमें ध्यान रखें कि मैम हार्ट के अंदर जो दोनों एट्री है उनको सेपरेट करने के लिए जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वो कैसा होगा मैम, थिन होगा। वहीं पे हमारे जो वेंट्रिकल हैं उनको सेपरेट करने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। हमारे जो वेंट्रिकल है उनको सेपरेट करने के लिए जो हमारा इंटर वेंट्रिकल सेप्टा है बच्चों वो कैसा होगा, थिक होगा। वहीं पे बच्चों अपनी अपनी साइड के एट्री और वेंट्रिकल भी आपस में सेप्टम में किससे, एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम से किससे सेपरेट रहेंगे, एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। वो भी कैसा होगा बच्चों, थिक और फाइब्रस होगा। ठीक है मैम, यहाँ तक बात समझ में आएगी। फिर हमें ध्यान रखिए बच्चों लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हें बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि लेफ्ट को बाय बोलते हैं नहीं में, तो बाई साइड में कौन सा वाल्व होगा, बाइकस्पिड वाल्व होगा। उसका एक फैंसी नाम है मिट्रल वाल्व। वहीं पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी बच्चों वाल्व प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें 3 कस्प होंगे या फिर 3 फ्लैप्स होंगे। ठीक है मैम, यहाँ तक बात समझ में आएगी। फिर मैं क्या ध्यान रखी बच्चों, राइट एट्रिया से तो क्या निकले, राइट वेंट्रिकल से तो क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्ट निकलेगी। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल उससे क्या निकलेगी बच्चों, एओटा निकलेगी। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी बच्चों एओटा। वहीं पे जो हमारा राइट वेंट्रिकल उससे निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी। तो इन यहाँ पे भी क्या होते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम है बच्चों सेमी ल्यूनार वाल्व्स। सेमी ल्यूनर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने वाल्व्स देख लिए और हमने हार्ट की एक पूरी स्ट्रक्चर देख ली। फिर उसके बाद में बच्चों में क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, मतलब मसल्स से मिलकर बना हुआ है। और मसल्स में एक हमें ध्यान रखना है क्या, एक ध्यान रखना है नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या होता है, स्पेशल मसल कौन सी है जो कार्डिक मसल, ये ध्यान रखना है। और जो हमारा नोडल टिश्यू है उसमें क्या होता है कि वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। वहाँ पे क्या होता है कि इम्पल्स का जनरेशन हो सकता है जिससे हमारा हार्ट क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो उसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले क्या है, एस्से नोड आएगा नोडल टिश्यू में। एस्से नोड का होती है बच्चों जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के राइट अपर राइट साइड में होती है, अपर राइट साइड में, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे होती है कौन, एस्से नोड। वहीं पे राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे कौन होती है बच्चों, एवी नोड होती है। ठीक है मैम। एवी नोड के बाद में जो हमारा ये एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा है इसको पास करता है, एवी नोड से स्टार्ट हो जाता है और उसको पास करता है कौन, एवी बंडल, इसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ फिज। ये एवी बंडल जो है इंटरवेंट्रिकल सेप्टम के टॉप पे, यहाँ पे इंटरवेंट्रिकल सेप्टम आया, इसके टॉप पे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच। ठीक है मैम। और फिर ये ब्रांच पूरी वेंट्रिकल की वॉल में जाती है और आगे यहाँ पे फाइबर्स आ जाते हैं जिन्हें बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो अगर हमसे नोडल टिश्यू का सीक्वेंस पूछा जाए तो हम बोलेंगे एस्से नोड, देन एवी नोड, देन एवी बंडल, उसके बाद में बंडल ब्रांची जाएगी, उसके बाद में क्या आएगा, पुरकिंजे फाइबर आ जाएंगे। ठीक है मैम, ये पूरा नोडल टिश्यू का सीक्वेंस हो गया। फिर हमें देखा कि मैम नोडल टिश्यू क्या कर सकता है, इंपल्स को जनरेट कर सकता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। तो पूरे के पूरे नोडल टिश्यू में एक जैसी इंपल्स की जनरेशन नहीं होती। उनका जो इंपल्स का जनरेशन का जो रेट है वो वेरी कर सकता है, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है इंपल्स का जनरेशन, कहीं पे कम हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चों, एस्से नोड में होता है। एस्से नोड को हमने पेस मेकर बोला। यहाँ पे जो इंपल्स जनरेशन होता है वो कहते हैं 70 to 75 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना इंपल्स जनरेशन कर सकती है। कितनी बार, 70 to 75 पर मिनट इंपल्स का जनरेशन हो सकता है। ये हमारी क्या होती है, एवरेज निकाल तो 72 टाइम्स पर मिनट क्या चाहिए, हमारी हार्ट बीट आ जाएगी कि 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है बच्चों, 72 टाइम्स धड़कता है।
वहीं पे हमने देखा कि एस ए नोड को हमने पेस मेकर क्यों बोला बच्चों, क्योंकि एस ए नोड ही क्या करता है, हमारी जो हार्ट की एक्टिविटी है, इसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है, इसका कॉन्ट्रैक्शन का जो रिथमिक प्रोसेस है उसे क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए हमने एस ए नोड को क्या बोलता बच्चों, पेस मेकर बोला। ठीक है मैम। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो पूरा ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो खत्म होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड कैसे आता है, कैसे क्या होता है कि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, कैसे जो हार्ट के अंदर ब्लड है वो पंप होता है, कैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है, तो वो हम देखेंगे। एक बार मैं देख लेती हूँ जो मैंने बोला उसमें कुछ बात रह ना गई हो, फिर हम क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने ये बताना भूल गई कि जो हार्ट होता है वो डबल वॉल से घिरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। उनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये बात मेरी रह गई थी। जो मेम्ब्रेन होती है डबल मेम्ब्रेन, उन्हें क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये बताना रह गया था मेरा, मैं भूल गई। और आई थिंक इसमें यहाँ पे जो बात थी मैंने सारी आपको बता दी, कौन सा थिक होता है, कौन सा सेप्टम थिन होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। देन इस पेज पे जो था सेमी न्यूरॉनल वाल्व प्रेजेंट होते हैं। और हमें ये ध्यान रखना कि मैं एक बात भूल के, जो वाल्व्स होते हैं वो प्रेजेंट क्यों होते हैं बच्चों, वाल्व्स क्या करते हैं, मतलब बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं कि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाना चाहिए और वेंट्रिकल से एयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बैक फ्लो जाए, ऐसे नहीं वेंट्रिकल से मतलब आर्टरी में जाने की जगह ब्लड वो आर्टरी में जाने की जगह एट्रिया में आ जाए। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए आते हैं बच्चों वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को करवाते हैं, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ और वेंट्रिकल से एयोर्टा की तरफ या फिर पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है बच्चों, कार्डियक मसल से मिलकर बनती है, ये बात मैंने आपको बता दी। ये 2-3 लाइनें मैंने मिस कर दी थी, जो मैंने मिस कर दी वो मैंने आपको वापस से बता दिया बोल के। नोडल टिश्यू, तो नोडल टिश्यू हमने पढ़ लिया। एस ए नोड की फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड। एवी नोड की फुल फॉर्म होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि वो एट्रियो और वेंट्रिकल के जंक्शन पे मान लो, वैसे तो राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होती है, बट वहाँ से उनका जंक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, तो वहाँ पे मान सकते हैं। और फिर एवी बंडल कहाँ पास करता है, जो एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम होता है ना उसको पास करता है। और इंटर वेंट्रिकल सेप्टम के टॉप पे क्या होता है, 2 ब्रांचेस में इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में। और ये एक्साइटेबल टिश्यू है कौन, एस ए नोड। एस ए नोड से क्या होता है, इंपल्स कंडक्शन होता है सबसे ज्यादा, कितना, 70 to 75 टाइम पर मिनट। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कंप्लीट ये टॉपिक ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों वो क्या आएगा, कार्डियक साइकिल। अब देखो इसको पढ़ते अच्छे से, भगवान जी को याद कर लो, ये भी मुझे समझ में आती थी। कार्डियक साइकिल, बोलो जय माता दी। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। लेट अस टेक ए लुक, आप देखते हैं कि कैसे हमारा हार्ट जो है फंक्शन करता है। टू बिगन विथ, देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू। इतना हमने पढ़ लिया बच्चों कि हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं बच्चों। जो मैंने ह्यूमन का हार्ट बनाया था उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 तो ऊपर वाले होते हैं एट्रिया, और नीचे वाले 2 बड़े चैम्बर होते हैं जिन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स। यस मैम, ये बात हम जान गए। तो देखो ये वाला है लेफ्ट एट्रियम, ये वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला है राइट एट्रियम और ये वाला है राइट वेंट्रिकल। ठीक है मैम। अब हमें क्या बात ध्यान रखनी है, हमें ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट है। तो क्या होगा, एट्रियम में जो एट्रियम में ब्लड आएगा, ठीक है, एट्रियम ब्लड आएगा दोनों साइड में। फिर एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ऐसे सिकुड़ जाएंगे एट्रिया, और एट्रिया से ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में। ये तो हमने पढ़ा था एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। फिर क्योंकि हमारी वेंट्रिकल जो है वो सिकुड़ेंगे और इनसे ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोर्टा में चला जाएगा। तो अब कैसे सिकुड़ने की प्रोसेस होती है, सिकुड़ने की प्रोसेस को, कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस को बोलते हैं सिस्टोल। 2 वर्ड ध्यान रखोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे बोलते हैं सिस्टोल, वहीं पे जो रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, इन 2 टर्म्स को ध्यान रखना है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब देखो क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, जब मान लो कि हम स्टार्टिंग कैसी होती है साइकिल की, सबसे पहले हार्ट के जो दोनों चारों के 4 चैम्बर होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होंगे, हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स होंगे, जिसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। उसके एक टर्म देते हैं जॉइंट डायस्टोल की, जॉइंट दोनों के दोनों एट्रिया भी और वेंट्रिकल दोनों के दोनों जॉइंट में क्या डायस्टोल में है, तो इसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। सबसे पहले क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल का। फिर क्या होता है बच्चों, एट्रिया के अंदर ब्लड आता है। ठीक है मैम, एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है। एट्रिया के अंदर इतना ब्लड आ जाता है कि यहाँ पे जो वाल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के। अब आप ऐसे समझो कि जो मतलब ना 2 गेट हैं, ठीक है, गेट के ऊपर क्या है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। मान लो ऐसे गेट, ऐसे गेट बने हुए हैं, ऐसे गेट बने हुए हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे गेट बने हुए, ये बंद है, और इसके ऊपर यहाँ से पानी आ रहा है, 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 कोई, तो ये क्या होंगे, इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ेगा इन गेट के ऊपर, ये गेट एकदम से ऐसे खुल जाएंगे, ऐसे
ऐसे ओपन हो जाएंगे, ऐसे गेट थे और ऐसे क्या ओपन हो जाएंगे और पानी नीचे चला जाएगा। वैसे ही क्या होते हैं बच्चों, हमारे वाल्व्स होते हैं, एट्रिया के अंदर दोनों साइड से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे वाल्व्स लगे हुए, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है, जिनमें ब्लड फ्लो है। एट्रिया को कॉन्टैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, वाल्व्स पे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है ब्लड का कि ब्लड, ये जो मैं बना के दिखाऊँ थोड़ा सा आपको डायग्राम में, ये एट्रिया है हमारे और ये वेंट्रिकल्स है, थोड़ा सा रफली सा डायग्राम। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है तो यहाँ पे ऐसे 3 फ्लैप होते हैं ऐसे, और यहाँ पे बाइकस्पिड वाले तो यहाँ पे ऐसे 2 फ्लैप होते हैं। तो इनके ऊपर इतना ब्लड आता है, प्रेशर आता है, तो ये ऐसे क्या होते हैं ओपन हो जाते हैं। ये बाइकस्पिड वाल्व ऐसे ओपन हो जाता है तो ब्लड यहाँ से चला जाता है, कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती है एट्रिया को। वहीं पे ट्राइकस्पिड वाल्व ऐसे ओपन हो जाते हैं और ब्लड यहाँ पे चला जाता है। तो इसको ये होगा प्रोसेस। अब देखो आपको एक डायग्राम ध्यान रखना है, आप ऐसा फ्लो चार्ट अपनी एनसीईआरटी में बना सकते हो, ऐसे एक राउंड जैसे पाई चार्ट नहीं बनाते थे मैथ में, आपने पढ़ा होगा 10th में, ऐसे बनाना है। पूरा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड, हम पढ़ेंगे ये। एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है 0.8 सेकंड होता है। सबसे ज्यादा टाइम लगता है जॉइंट डायस्टोल में, जिसका टाइम होता है 0.4 सेकंड। मतलब ये अगर मैं पूरा 0.8 सेकंड का ये पूरा साइकिल बना, पाई चार्ट 0.8 सेकंड का, तो उसका आधा टाइम जॉइंट डायस्टोल में लग जाएगा, जिसे बोलते हैं, जिसका टाइम होता है 0.4 सेकंड। यहाँ पे बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। और ये वो कंडीशन है जहाँ पे हमारे एट्रिया भी क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों ही कौन सी कॉन्टैक्ट नहीं, सो रिलैक्स करेंगे। कौन सी पोजीशन में, वेंट्रिकल आर रिलैक्स, दोनों के दोनों रिलैक्स है, किसी ने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, यहाँ पे रिलैक्स है। ठीक है मैम, ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है। फिर क्या होता है कि 70% ब्लड तो जो है ना एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर, मान लो ये एट्रिया है और यहाँ पे वेंट्रिकल, तो 70% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के ही चला जाता है, क्योंकि वाल्व से इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो वाल्व्स ओपन हो जाते हैं, और 70% जो ब्लड है वो ऐसे ही चला जाता है जॉइंट डायस्टोल के अंदर ही, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सुंदर बनाती हूँ, वो पेज आप वहाँ पे लिख लेना, मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं। अब ये 0.4 सेकेंड है, यहाँ पे क्या है, जॉइंट डायस्टोल है, जॉइंट डायस्टोल। ये यहाँ पे मैंने बता दिया, मैं लिखूंगी नहीं यहाँ पे, फिर पेज भर जाता है, जगह नहीं रहती। कि यहाँ पे जो शॉर्ट को लेती है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कौन सी कंडीशन में रिलैक्स है, रिलैक्स्ड है, और कितना ब्लड आ जाएगा, 70% ब्लड जो ऐसे ही फील हो जाता है। उसके बाद में क्या है कि 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है बच्चों, 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। जैसे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज करेंगे सिस्टोल, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रिया सिस्टोल होता है। तो यहाँ पे कितना होता है, 30% ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो पहले नॉर्मल आ रहा था, और एक हमने किसी, देखो मान लो ये ऐसे वाल्व्स थे मैंने बताया ना, और ये कोई चैम्बर है मान लो ऐसे, तो इसमें ब्लड आ रहा है, और फिर क्या हो कि तो ये खुल जाएंगे अपने आप से, ऐसे खुल जाएंगे, क्योंकि इन पे प्रेशर पड़ा, तो ये खुल गए, तो यहाँ पे पानी नीचे चला जाएगा। जैसे ये मान लो प्लास्टिक का है, आपने क्या कर दिया, इसको पिचका दिया, आपने इसको ऐसे पिचका दिया, इस पर प्रेशर लगाया, इसको पिचका दिया, तो और ज्यादा ब्लड जाएगा ना अंदर। तो वैसे क्या होता है, जैसे ही एट्रिया सिस्टोल होता है, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होता है, 30% ब्लड का अमाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है वो। ठीक है मैम, एट्रिया सिस्टोल के इस टाइम में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, वेंट्रिकल आराम से बैठे हुए, एट्रिया सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल आराम से ऐसे अपने रिलैक्स होकर बैठे हैं, वो सिस्टोल नहीं करी। फिर क्या होता है, जैसे ही एट्रिया ने कॉन्टैक्ट किया, एट्रिया से सारा ब्लड कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल में आ गया, तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आने के बाद में 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इसको, वो एट्रिया सिस्टोल यहाँ पे लिख देती हूँ, एट्रिया सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए, ये वाली कंडीशन है एट्रियल सिस्टोल। और फिर एट्रियल सिस्टोल होने के बाद में, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो बच्चों क्या होगा कि अब मैं नेक्स्ट पेज पे समझाऊँ, अब एट्रिया ने सिस्टोल कर दिया, ब्लड को वेंट्रिकल के अंदर भेज दिया। अब क्या वो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट हुए, वेंट्रिकल के कॉन्टैक्ट होने से लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी जो राइट वेंट्रिकल, उससे तो ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में, और वहीं से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया बच्चों, एओर्टा में। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल है, तो इनके कॉन्टैक्ट होने से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है एओर्टा में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है पूरी पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर प्योर होने के लिए, एओर्टा से पूरी बॉडी के ऑर्गन के अंदर क्या चला जाएगा, ब्लड चला जाएगा। तो ऐसे क्या था, हमारी ब्लड पंप करता है, ब्लड को पंप करता है कौन, हमारा हार्ट। अब 2-3 बातें और ध्यान रखनी है हमें, कि जैसे ही, पहले मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा देती हूँ, फिर साथ में समझा दूंगी मेन पे। अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे एनसीईआरटी को लाइन्स को समझाने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट हमने समझ लिए। अब सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ना है हमें। देखो, हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक ए लुक, हम देखते हैं हार्ट कैसे फंक्शन करता है, चलो देखें। टू बिगन विद ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है कि जब हमारे हार्ट के चारों चैम्बर कौन सी कंडीशन में, रिलैक्स स्टेट में, उससे हमने बोला जॉइंट डायस्टोल, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट क्यों बोला, क्योंकि दोनों के दोनों रिलैक्स हैं, तो जॉइंट डायस्टोल मतलब जॉइंट करके क्या करें, डायस्टोल करें, ऐसे आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले कौन सी कंडीशन होती है बच्चों, ऐसे पाई चार्ट बना लो, यहाँ पे 0.4 सेकंड, टाइम भी लिख लो, यहाँ पे आंसर टाइम नहीं लिखा बट खुद लिख सकते हो, 0.4 सेकंड के लिए होता है बच्चों जॉइंट डायस्टोल होता है, जेडी लिख लो इसको शॉर्ट में। ठीक है मैम।
As the tricuspid and bicuspid valves are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through the left and right atria. As the tricuspid and bicuspid valves are open, okay, bicuspid tricuspid valve open होंगे, blood from the pulmonary veins and vena cava from flowing into the left and right ventricles respectively through the right and left atria. Okay, देखो क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना, देखो क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ मैं, इसको इरेज करने पर देखो ये क्या है बच्चों, हर्ट है हमारा, ओ शिट, ये क्या हर्ट है, ठीक है मैम, हर्ट बना लिया हमने, 4 चैम्बर हर्ट है, ऊपर वाले दोनों चैम्बर एट्रियम होंगे, नीचे वाले दोनों चैम्बर बच्चों के होंगे वेंट्रिकल होंगे, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। एनसीआरटी लाइन समझो क्या बोलती है, एज द ट्राइकस्पिड बिcuspid valves are open, blood from the pulmonary veins and vena cava from into the left and right ventricle respectively through the left and right atria. इसमें क्या होता है, जैसे ही ब्लड आया राइट एट्रियम में तो कहाँ से आएगा, वेना कावा से आएगा। मैं ये डायग्राम आपको पहले बना चुकी हूँ, डबल सर्कुलेशन मैंने थोड़ा सा आपको पहले के लेक्चर में समझा दिया, तो आप कहाँ से रिलेट करोगे। अगर आपने वो लेक्चर देखा तो आपको पता होगा कि मैम राइट एट्रियम के अंदर ब्लड हमारी पूरी बॉडी से आता है, कौन लेके आते हैं, वेना कावा लेके आती है। वेना कावा एक वेन है हमारी बॉडी की, सबसे बड़ी वेन होती है जिसका नाम है वेना कावा, जो हमारी पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ डालती है, राइट एट्रियम में डालती है। वहीं पे ऑर्गन से नहीं, जो लंग्स है उससे ब्लड प्योर क्या है, क्योंकि मैंने ये बात पता है लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड रहेगा, राइट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहेगा। तो लेफ्ट साइड से जो ब्लड प्योर होके आया है लंग्स से, कौन लेकेगी, पल्मोनरी वेन लेकेगी, वो कहाँ पे लाके डालेगी, वो डालेगी लेफ्ट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होता है, ब्लड का फ्लो हो जाता है। जैसे ब्लड का फ्लो होता है तो यहाँ पे होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, मैंने बताया था, क्योंकि प्रेशर लगेगा, यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वाल्व, वो ओपन हो जाते हैं। और क्या होता है कि राइट एट्रियम से तो राइट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर रिस्पेक्टिवली क्या होता है, ब्लड का फ्लो हो जाता है। तो यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एज द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, और ये ओपन होंगे क्यों, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा, यहाँ पे पल्मोनरी वेन ब्लड लिखेगी लेफ्ट एट्रियम में और वेना कावा लिखेगी राइट एट्रियम में, फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। और ये कहाँ चले जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में रिस्पेक्टिवली थ्रू द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, और इसमें रिस्पेक्टिवली राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में। ओके मैम। और इस टाइम पे क्या होगा बच्चों, हमारी जो सेमी ल्यूनर वाल्व है, जो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी और यहाँ से जो एओर्टा निकलेगी, यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वाल्व है वो क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड कहीं अभी कहाँ ना चला जाए, हमारी आर्टरी में ना चला जाए। तो अभी हमने वेंट्रिकल को कॉन्टैक्ट नहीं कराया, तो अभी आर्टरी में ब्लड को नहीं भेजना, वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड जाएगा। तो सेमी ल्यूनर वाल्व उस टाइप पे क्लोज रहते हैं। द सेमी ल्यूनर वाल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज, जॉइंट डायस्ट्रोल के टाइम में हमें ध्यान रखना है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन रहेंगे और सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज रहेंगे। आप उस डायग्राम यहाँ पे ऐड कर सकते हो जहाँ पे मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि यहाँ पे क्या रहेंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व तो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व तो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। और वहीं पे जो आप लिख लो, ऐसे मैं राइटिंग सुंदर नहीं आ रही हूँ, यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वाल्व हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व वो क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ये बात कब की, जॉइंट डायस्ट्रोल की। ओके मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में देखो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे, हमने देखा था इम्पल्स कंडक्शन कौन करेगा बच्चों, एसी नोड इम्पल्स कंडक्शन करेगी एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और एसी नोड होती है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे होती है। द एसी नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो स्टिमुलेस कॉन्ट्रैक्शन द एट्रिया सिस्टोल। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रिया का, उसे क्या बोलेंगे, एट्रिया सिस्टोल बोलेंगे। और इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट किसने किया बच्चों, एसी नोड ने जनरेट किया। और दोनों के दोनों बोथ एट्रिया क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। द इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। और कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। क्योंकि अब मान लो कि पहले गुब्बारा से रिलैक्स स्टेट में था, मैंने बताया ना, उसके नीचे वाल्व के पहले वाल्व ओपन हो गए प्रेशर से, पानी के प्रेशर से, फिर हमने क्या कर दिया, गुब्बारे को पिचका दिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ब्लड और तेजी से आएगा। तो कितना परसेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, 30% जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है मैम। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवी नोड एंड एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिटेड इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब एसी नोड से एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, हमने नोडल टिश्यू का पूरा सीक्वेंस देखा था। अब एसी नोड से एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, एवी नोड में जाएगा। एवी नोड से कहाँ जाएगा, एवी बंडल में जाएगा। एवी बंडल से क्या जाएगा, बंडल ब्रांचेस में जाएगा। लास्ट में पुरकिंजे फाइबर, जो बंडल ब्रांचेज जो पुरकिंजे फाइबर जो है पूरी यहाँ पे वेंट्रिकुलर की वॉल में फैले हुए हैं, तो पूरा यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल अब कहाँ चला जाएगा बच्चों, अब एक्शन पोटेंशियल चला जाएगा वेंट्रिकुलर की वॉल में, तो जिससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होगा। ठीक है मैम, इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैं रेज करी हो गया।
अब देखो क्या लिखा है, द एसए नोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया को स्टिमुलेट करती है, जिससे कि क्या कॉन्ट्रैक्शन हुआ द एट्रियल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। और कितने इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो, 30% क्या होता है, इससे इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय, वेंट्रिकुलर की साइड में एक्शन पोटेंशियल कैसे कंडक्ट होगा, बाय द एवी नोड, एसए नोड के बाद में एवी नोड टिश्यू था, नोडल टिश्यू था, फिर एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ब्रांचेज ऑफ हिज ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटायर वेस्कुलर मस्कुलेचर। फिर बंडल ब्रांचेज से कहाँ जाएगा, पुरकिंचे फाइबर में पूरी मतलब वेंट्रिकल की जो बोलते हैं वॉल है, मसल्स है, उसमें क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्टैक्ट, फिर इससे क्या हो जाएगी, जो हमारी क्योंकि वेंट्रिकुलर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल मिल गया, तो क्या हो जाएगा कि जो वेंट्रिकुलर की मसल्स है वो कॉन्टैक्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल मैंने बताया था वो कितने टाइम के लिए, 0.3 सेकंड। वैसे डाटा आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं, वहीं पर याद रख सकते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड के लिए, एट्रिया का सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड के लिए, और दोनों के दोनों जॉइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकंड के लिए। ठीक है मैम। अब इसका जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एट्रिया क्या हो जाएंगे, इस टाइम रिलैक्स हो, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स करना है। द एट्रियल अंडरगोज रिलैक्सेशन डायस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो उस टाइम एट्रिया कहाँ चले जाएंगे, रिलैक्सेशन में चले जाएंगे। कोइंसिडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, किसके साथ कोइंसिडिंग होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड, जैसे ही क्या होगा वेंट्रिकुलर में सिस्टोल होगा बच्चों, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि हमें जो है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को तो रोकना है ना, वाल्व लगाई हमने इसलिए थी कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकुलर्स में, तो यहाँ पे जो वाल्व जैसे ओपन हो रखे थे वापस से क्या हो जाएंगे, ऐसे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है मैम। और हमें क्या करना है, सेमील्यूनर वाल्व को ओपन करना है, जिससे ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला जाए और पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो जाए। यही मैकेनिज्म तो करनी है। तो अब ऐसे क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ, ये वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होना किसका कॉज बनेगा, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, देखो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, ये देखो वेंट्रिकुलर प्रेशर में इंक्रीज होना किसके क्लोज होने का कॉज बनेगा, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के, ड्यू टू अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। क्यों बनेगा, क्योंकि बैक फ्लो ना हो जाए एट्रिया का, ब्लड का एट्रिया के अंदर। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर द सेमील्यूनर वाल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन। जैसे प्रेशर और बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारे जो सेमील्यूनर वाल्व है, राइट पल्मोनरी आर्टरी में तो कहाँ पे है, राइट वेंट्रिकल में है, राइट साइड में है, और एओर्टा में क्या है, लेफ्ट साइड में, तो वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकुलर्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, जिससे क्या हो जाए, वेंट्रिकल से ब्लड इन पूरी आर्टरीज में चला जाए और पूरी सर्कुलेटरी पाथ में पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, ब्लड का फ्लो हो जाए। दिस वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ। अब देखो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड चला गया, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वेंट्रिकुलर रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने को क्या बोलते हैं, जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो जो सेमील्यूनर वाल्व के थे ना वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्यों, अब ऐसे ना हो जाए कि एओर्टा से और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस वेंट्रिकल में आ जाए। हमें बैक फ्लो को रोकना है ना, हमने वेंट्रिकल से आर्टरी में ब्लड भेज दिया तो हम वापस नहीं लेना चाहते। तो जैसे ही प्रेशर कम होगा, इंक्रीज हुआ तो सेमील्यूनर वाल्व ओपन होके, और धीरे धीरे जैसे ही प्रेशर कम होगा, सिस्टोल होगा, सॉरी सिस्टोल रिलैक्स होगा, डायस्टोल होगा, तो क्या हो जाएंगे, जो हमारे सेमील्यूनर वाल्व है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। किसको क्लोज क्यों हो जाएंगे, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, जिससे कि वेंट्रिकल के अंदर बैक फ्लो ना हो ब्लड का। आई होप आपको समझ में आएगा। Yes ma'am. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by veins. अब देखो जैसे ही क्या हुआ, वेंट्रिकुलर रिलैक्स हुआ, वैसे धीरे धीरे वापस से एट्रिया में ब्लड आना स्टार्ट हो गया। वेना का बार कहाँ पे लेके आने लगी, राइट एट्रिया में ब्लड, और वापस से पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रिया में ब्लड लेके आने लगी। वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स है, वापस से एट्रिया में ब्लड भरना स्टार्ट हो गया। वापस से क्या होगा, वाल्व ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। वापस से क्या होगा, एट्रिया का सिस्टोल होगा, वैसे ही 30% ब्लड का इंक्रीज हो जाएगा। वापस से क्या होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे, सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही ब्लड आर्टरी में चला जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, तो वापस से क्या हो जाएगा, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस वापस से दोहराई जाएगी 0.8 सेकंड के बाद में। एक साइकिल 0.8 सेकंड में खत्म हो जाता है तो वापस से नेक्स्ट 0.8 सेकंड के बाद में नेक्स्ट साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो यही बात एनसीईआरटी लिखती है कि एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्लाइन किया, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर ऑन द एट्रिया एक्सर्टेड। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि में प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर क्यों पड़ेगा, क्योंकि एट्रिया के अंदर वापस से
क्या वेन्स ने ब्लड बनना स्टार्ट कर दिया। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स, एक बार फ्रीली आएगा, कोई एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। 70% ब्लड तो ऐसे ही आ जाता है एट्रिया के बिना कॉन्ट्रैक्शन के। द वेंट्रिकल एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स जॉइंट डायस्ट्रोल स्टेट, वापस से किस में चले जाएंगे, जॉइंट डायस्ट्रोल में चले जाएंगे। एज अर्लियर सून द एसए नोड जनरेट, फिर वापस से एसए नोड जनरेट करेगी पोटेंशियल एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एक्शन पोटेंशियल एंड इवेंट डिस्क्राइब अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, वापस से जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था वो कंटिन्यू हो जाएगा, वापस से वही सीक्वेंस चलेगा किसका, प्रोसेस का। ओके मैम, मैं आप एक बार इसको कंपाइल करूँगी, एक बार ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा देती हूँ आपको, थोड़ा सा ही रहे। अब देखो क्या होता है। ठीक है मैम, इतना तो समझ में आ गया कि कैसे होता है ब्लड का फ्लो। पहले जॉइंट डायस्ट्रोल होता है, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इतनी देर में एट्रिया वो रिलैक्स हो जाएगा, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और वापस से क्या होगा, एट्रिया के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, और वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके मैम, द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। ये जो सिक्वेंशियल इवेंट है वापस रिपीट होंगे, साइकिल वापस से चलेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोल देंगे। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। और कार्डियक साइकिल में क्या आता है, दोनों एट्रिया का सिस्टोल होना और दोनों एट्रिया का और दोनों एट्रिया का और दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना, और दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल का डायस्टोल होना, यानी रिलैक्स होना। एज मेंशन्ड अर्लियर द हार्ट बीट 72 पर मिनट, दैट में cardiac cycle are performed per minute. Form that is could be deduced that it duration of cardiac cycle is 0.8 सेकंड। अभी हमने देखा ना कि कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होगा, 0.8 सेकंड होगा। ठीक है मैम, अभी 0.8 सेकंड कैसे आया कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि 72 टाइम बीट करें ना, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 60 सेकंड होते हैं। इतना तो पता ही होगा मैथ का कि 1 मिनट के अंदर नॉर्मली 60 सेकंड होते हैं, और कितनी बार बीट करें 72 टाइम, तो आप 60 के अंदर जब डिवाइड करोगे ना 72 को, तो ये कितना आता है, 0.8 आता है, करके देख लेना। तो इसलिए एक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है बच्चों, 0.8 सेकंड है। इतनी मैथ आपको लगानी नहीं, मैंने बता दिया बस। ठीक है मैम, तो हमें ध्यान रखना कि कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है, 0.8 सेकंड, और हमारी हार्ट बीट पर मिनट कितनी होती है, 72 टाइम्स होती है। ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स एट अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे हाईलाइट कर लेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, कि जब वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होता है कार्डिक साइकिल के अंदर, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml, 70 ml ब्लड क्या करता है, पंप करता है, और जिसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डिक आउटपुट। देखो कार्डिक आउटपुट एक फॉर्मूला आप ध्यान रखो, कार्डिक आउटपुट का, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट। हार्ट बीट कितनी थी, 72 टाइम पर मिनट थी। हार्ट बीट इंटू में स्ट्रोक वॉल्यूम, इंटू में स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना, 70 ml अभी देखा, और हार्ट बीट कितनी थी, 72 टाइम पर मिनट थी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा, 7 2 14 का 1, 7 7 49 और 1 50, 5 40 ml। तो ये क्या गया, हमारा कार्डिक आउटपुट आ गया कि 1 मिनट के अंदर हमारा ब्लड, हमारा हार्ट जो है 5000, मान लो 5000 ml यानी 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। देखो इसकी एफिशिएंसी देखो कि 1 मिनट के अंदर हमारे ब्लड ने, जैसे मोटर नहीं चलती, तो 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितने क्या बोलते हैं, कितने लीटर ब्लड को पंप कर देता है, 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। और ये कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला आपको ध्यान में, इस पर PYQ आया हुआ है कि जब मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को, जो हमारी हार्ट बीट है, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, कार्डिक आउटपुट आ जाएगा। और उसे हम चेंज कर सकते हैं। जो एथलीट वगैरह होते हैं उनकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है, हम अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। जब मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज करूँगी, हार्ट बीट को चेंज करूँगी, तो मेरा कार्डिक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। जो एथलीट वगैरह होते हैं उनका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी को क्या होता है, 1 मिनट के अंदर ज़्यादा ब्लड को पंप करना पड़ता है। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, देखो। ठीक है मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई, जब मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई किया, बाय द हार्ट रेट बोल दो, या फिर हार्ट बीट पर मिनट बोल दो, या नंबर ऑफ बीट पर मिनट गिव्स द कार्डिक आउटपुट। देयरफॉर द कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितने, अभी तो मैंने बताया कि 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। तो उस वही तो क्या कार्डिक आउटपुट, उसकी डेफिनेशन ये दे देंगे कि कार्डिक आउटपुट क्या, कि कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का वो वॉल्यूम पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक वेंट्रिकल 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप कर रहा है, एवरेज 5000 ml और 5 लीटर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट। हम हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं, हम हमारी हार्ट बीट को भी चेंज कर सकते हैं, हार्ट रेट को चेंज कर सकते हैं, एज देयर बाय द कार्डिक आउटपुट। फिर कार्डिक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर दैन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन।
एक ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण इंसान के कंपेरिजन में कोई एथलीट होगा तो उसका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। ठीक है मैम। अब देखो मैंने आपको बताया था, एक आपको बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी वाल्व क्लोज होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी। वाल्व के क्लोज होने पे हमेशा साउंड प्रोड्यूस होगी, वाल्व के ओपन होने पे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। एक बात तो ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा था कि हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हुआ था। कब क्लोज हुआ था? कि जब हमारे वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ा था, वेंट्रिकल का सिस्टोल होना स्टार्ट हुआ था, तब क्या हुआ था, हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हुआ था। मतलब मैम वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी। हाँ बच्चों, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी। फिर मैंने बताया था कि जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर और बढ़ा, वहाँ पे क्या हुआ, सेमिल्यूनर वाल्व क्या प्रेशर बढ़ा नहीं, जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हुआ, मतलब जब क्या होना, डायस्टोल होना स्टार्ट हुआ, प्रेशर कम होना स्टार्ट हुआ, तो हमारे सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो गए थे, क्योंकि वापस से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ना जाए। हमने पढ़ी थी ना प्लेन। तो यस मैम, वहाँ पे सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो तो वहाँ पे भी कोई साउंड प्रोड्यूस होगी, हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। यस बच्चों। तो देखो, ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल, हर कार्डिक साइकिल के अंदर टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी इजिली हियर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। जो हमारे वो कान की मशीन लगा के सुनता है ना डॉक्टर, स्टेथोस्कोप से, वो हमारी हार्ट की साउंड होती है। दो साउंड होती है जो क्या करती है कि हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है हर कार्डिक साइकिल के अंदर। द फर्स्ट हर्ट साउंड इज लब। फर्स्ट हर्ट साउंड कौन सी? लब है। एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। हियर इज द सेकंड हर्ट साउंड इज डब। मैंने बताया था ना, फर्स्ट हर्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगी? जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज करेंगे। वो क्लोज करते कब है? जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल करना स्टार्ट करता है। जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। और फर्स्ट हर्ट साउंड को बोलते हैं लब। जैसे ही हमारा क्या होता है कि वेंट्रिकुलर अब क्या होगा, रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा, डायस्टोल स्टार्ट होगा वेंट्रिकल का। जैसे ही उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, वहाँ पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? डब। देखो, द सेकेंड हर्ट साउंड इज डब is associated with the closure of semilunar valve. These sounds are clinically diagnostic significance. इन साउंड का क्या है? क्लिनिकली क्या है? डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। ओके मैम, मैं फटाफट से पूरा चैप्टर कंपाइल कर रही हूँ। आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे मैम। हमने स्टार्ट किया कार्डिक साइकिल। हमारा हार्ट कैसे काम करता है, चलो आओ देखते हैं। कार्डिक साइकिल स्टार्ट होता है जॉइंट डायस्टोल से। जिस टाइम पे क्या कि मैम हमारे चारों के चारों चैम्बर हार्ट के दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल क्या रिलैक्स स्टेट में 0.4 सेकंड के लिए होता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल के टाइम में क्या होता है कि मैम हमारे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है? ब्लड भरता है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर तो बच्चों ब्लड कौन लेके आएगा? हमने देखा था पल्मोनरी वेन लेके आएगी। हमेशा एंटर कौन करती है? वेन करती है। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड लेके आएगी। वहीं पे हमारा जो राइट एट्रियम है उसके अंदर ब्लड लेके कौन आएगी? वेना कावा आएगी। तो जैसे ही एट्रियम के अंदर ब्लड बना स्टार्ट किया तो वाल्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ा। तो वाल्व्स पहले ऐसे क्लोज थे, ऐसे, तो वाल्व्स क्या हो गया? ऐसे ओपन हो गए। ऐसे क्या हो गया? ओपन हो गए। तो ब्लड कहाँ चला गया बच्चों? एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर चला गया। 70% ब्लड तो एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ऐसे चला जाता है। फिर क्या हुआ? ये जॉइंट डायस्टोल चला 0.4 सेकंड के। फिर क्या हुआ? ऐसे नोड ने जनरेट कर दिया एक्शन पोटेंशियल। ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से दोनों के दोनों एट्रिया क्या हो जाते हैं? कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। और एट्रिया के कॉन्टैक्ट होने से जो ब्लड का फ्लो वो 30% क्या हो जाता है? 30% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है मैम। अब ब्लड कहाँ गया? मैं वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब जो एट्रिया के सिस्टोल होने के बाद में वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है। अब वेंट्रिकल क्या होगा? सिस्टोल होगा। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो एट्रिया क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि अब एट्रिया सिस्टोल हो गया। अब एट्रिया क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है कैसे? वो जो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है? ऐसे नोड ने जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया वो गया एवी नोड के पास में। एवी नोड से गया एवी बंडल के पास में। एवी बंडल ने बंडल ब्रांचेस को दे दिया। बंडल ब्रांचेस ने आगे पुरकिंजे फाइबर को दे दिया। और पुरकिंजे फाइबर जो हमारी पूरी जो वेंट्रिकल की वॉल होती है उसके अंदर फैली होती है। तो वेंट्रिकल की वॉल के अंदर क्या चला गया? एक्शन पोटेंशियल चला गया। तो वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्टैक्ट होगा। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जल्दी से बंद हो जाएंगे। फर्स्ट हर्ट साउंड आएगी लब, क्योंकि हमें क्या करना है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना है। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होंगे तो कहीं वापस से ब्लड ऊपर ना चला जाए एट्रिया में। तो दोनों के दोनों वाल्व क्लोज हो गए, जहाँ से साउंड आई लब। अब जैसे जैसे वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर और बढ़ेगा बच्चों, वैसे क्या होंगे? जो हमारे सेमिल्यूनर वाल्व है, राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है। लेफ्ट वेंट्रिकल में तो है एओर्टा और राइट वेंट्रिकल में कौन है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी। दोनों की दोनों तरफ सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे। प्रेशर के बढ़ने से ब्लड कहाँ चला जाएगा बच्चों? वेंट्रिकल से चला जाएगा। सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होने के बाद में हमारी आर्टरी के अंदर ब्लड चला गया मैम। यस मैम। अब क्या होगा? धीरे धीरे वेंट्रिकल डायस्टोल होना स्टार्ट होगा। वेंट्रिकल धीरे धीरे रिलैक्स होना स्टार्ट होंगे। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे क्या होंगे? हमारे सेमिल्यूनर वाल्व भी क्लोज हो जाएंगे कि ब्लड वापस से कहीं आर्टरी से वेंट्रिकल के अंदर ना आ जाए। जैसे ही सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हुए वहाँ पे एक साउंड हो रहा है डब, उसे हमने बोला सेकंड हर्ट साउंड, जो कब आती है? सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोज होने पे आती है। ठीक है मैम। एट्रिया का अब एट्रिया ने कांटेक्ट कर दिया, फिर एट्रिया ने रिलैक्स भी कर लिया। वेंट्रिकल ने कांटेक्ट कर दिया, वेंट्रिकल ने रिलैक्स भी कर लिया। यस मैम। एक साइकिल पूरा हो गया जिसका टाइम होता है 0.8 सेकंड के लिए। ठीक है मैम।
फिर से क्या होगा, वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन हो गया। अब दोनों के चारों चैम्बर वापस से क्या गए, दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में आ गए। वापस से जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हो गया, एट्रिया के अंदर ब्लड बना वापस से स्टार्ट हो गया। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व वापस से ओपन हो गए, और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के ओपन होने से वापस से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो गया। फिर वापस से क्या करेगी, गैस नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी 0.4 सेकंड के बाद में। वापस से एट्रिया का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया सिस्टम होगा। ऐसे पूरी की पूरी प्रोसेस वापस से क्या चली जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा साइकिल चला, इसे हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के अंदर क्या होता है, दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम शामिल करते हैं। कार्डियक साइकिल की जो अमाउंट में जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 0.8 सेकंड होती है। एनसीईआरटी में मेंशन है, हमें पता है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है, कितनी बार हार्ट रेट होती है हमारी 72 टाइम पर मिनट होती है। तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है बच्चों, 0.8 सेकंड के लिए है। फिर एक चीज़ होती है कार्डियक आउटपुट, हमारा वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप करता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसका अमाउंट कितना होता है, 70 ml होता है। ठीक है मैम, जब मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया हमारी हार्ट रेट से, जो 72 टाइम पर मिनट है, तो मेरे पास आ गया कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन है कि ब्लड का वो वॉल्यूम जो ईच वेंट्रिकल क्या करता है, बाहर निकालता है, अपने ईच वेंट्रिकल बाहर निकालता है हर कार्डियक साइकिल के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, कार्डियक आउटपुट बोलेंगे, जिसकी अमाउंट होती है 5 लीटर, 5000 ml एक नॉर्मल इंसान के अंदर। एथलीट में ज़्यादा हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो अपनी हार्ट रेट को भी चेंज कर सकते हैं, हम अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। और दोनों की दोनों साउंड देखिए, हमेशा वाल्व के क्लोज होने पे साउंड प्रोड्यूस होगी, वाल्व के ओपन होने पे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है मैम, और इनका कैसा सिग्निफिकेंस है, हम बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, क्लिनिकली सिग्निफिकेंस है डायग्नोसिस वगैरह में। ओके मैम, आई होप आपको कार्डियक साइकिल समझ में है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक डायग्राम से मैं क्वेश्चन और समझ लूँ। देखो कई बार हमने पूछ लेते हैं कि एट्रिया जो है वो कितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट हुआ, तो एट्रिया कॉन्टैक्ट होता है 0.1 सेकंड के लिए, बाकी कितना टाइम बच गया, 0.7 सेकंड के लिए क्या होता है, एट्रिया रिलैक्स ही रहता है। एट्रिया क्या रहता है, रिलैक्स रहता है, सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। वहीं पे जो हमारा वेंट्रिकल है वो 0.3 सेकंड के लिए तो क्या कॉन्टैक्ट होता है, और 0.5 सेकंड के लिए कौन सी पोजिशन में होता है, रिलैक्स में होता है। ये आप इस डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन बता सकते हो, एग्जामिनर बना ली तो। और लब साउंड और डब साउंड मैंने बता दी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ईसीजी। ईसीजी देखो, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ईसीजी। देखो आपने रियल में तो पता नहीं मुझे देखा है नहीं देखा, बट आपने मूवीज वगैरह में जरूर देखा हो, टीवी में किसी सीरियल में जरूर देखा हो कि क्या होता है कि कोई इंसान बेड पे लेटा होता है और उसके सामने ऐसे कंप्यूटर होता है और इसमें ऐसे लाइनें ऐसी बन जाती है, हार्ट रेट ऐसे चल रही होती है, पी 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 की आवाज़ आ रही होती है। तो वही क्या होती है बच्चों ईसीजी। देखो दो नाम ध्यान में, ईसीजी ये जो मशीन है जिसमें ये ग्राफ बन रहा है, इसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब आप बोलोगे कि मैम हम इसे मशीन को ग्राफ बोल रहे हैं, तो यस बच्चों, मशीन को बोलते हैं ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ग्राफ इस मशीन के अंदर बना हुआ आपको दिख रहा है, इससे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब दोनों डिफरेंस है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब आपको ध्यान रखना है ये बात, अभी आप कोई बच्चा ऐसे नहीं बोलेगा कि मैम ग्राफ को तो हम ग्राम बोल रहे हैं और जो मशीन है उसे ग्राफ बोल रहे हैं। तो यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो मशीन है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और वहीं पे उसके अंदर जो हमें ग्राफ दिख रहा है, जो हमें इमेज दिख रही है, उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके मैम, ये होती है बच्चों ईसीजी। हमने ये मूवी वगैरह में, सीरियल में देखा हुआ है बहुत बार। तो भी होता क्या है, ये क्या होता है कि हमारे हार्ट के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जो हमें नहीं बोलते एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना, तो क्या बच्चों की हम इसे पढ़ेंगे चैप्टर में, न्यूरल चैप्टर में। क्या होता है कि सोडियम का, पोटेशियम का क्या होता है कि अंदर बाहर मेम्ब्रेन के अंदर बाहर क्या होता है, आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और हमें ये भी पता है कि आयंस मतलब उन पर कोई Na+ है, K+ है, तो ये पॉजिटिव आयंस है, मतलब ये कोई ना कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल हो गया। और हमने फिजिक्स में ये पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल जहाँ पे भी मूव होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि चार्ज पार्टिकल के मूव होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अब हमारे हार्ट के अंदर भी चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। बट वो ऐसे नहीं झटका लगे, 440 वोल्ट का झटका है, जोरों से लगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं होती। बट इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है कि जिसे हम मेजर कर सकते हैं हमारी हार्ट के फंक्शन को चेक करने के लिए कि हमारा हार्ट सही से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, ब्लड प्रॉपरली पंप कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो उन्हीं इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी चलती है ना हमारे हार्ट के अंदर, चार्ज पार्टिकल के मूव होने से, एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने से, उसी चीज़ को क्या करते हैं, हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उस मशीन के अंदर। तो वही होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या ग्राफ बोल तो मतलब ग्राम बोलेंगे क्योंकि उस ग्राफ का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो वही चीज़ आप देखो, आप पढ़ो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो।
टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन का शो चल रहा है, वही टीवी में देखते हैं, वो उस पर मशीन पे ऐसे नहीं। ए पेशेंट इज हुक्ड अप टू मॉनिटरिंग मशीन दैट शोज वोल्टेज ट्रेस ऑन स्क्रीन मेक्स द साउंड पी पी पी, ऐसी साउंड आती है एज द पेशेंट गोज इन टू द कार्डियक अरेस्ट। दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियो, देख मशीन के ब्रैकेट में तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज ऑब्टेन करने के क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को यूज करते हैं। मशीन तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ है, जो डायग्राम हमें ऑब्टेन हुआ, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी, ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ईसीजी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। मैंने बताया ना, चार्ज पार्टिकल के मूव होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ऐसे ही हमारे हार्ट के अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसका ही रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल। एक कार्डिक साइकिल के अंदर हमारा जो एट किया उसने सिस्टोल किया या नहीं किया, हमारे वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया या नहीं किया, रिलैक्स किया या नहीं किया, उसमें जो एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे जो जनरेट हुआ है, नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, उसको हम ग्राफ के रूप में, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिक साइकिल के अंदर। टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी, अगर हमें एक स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए किसी बंदे की, एज शोन इन द, अब मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगी, एज शोन इन द फिगर 15.3, ये किसी स्टैंडर्ड ईसीजी दिखाई हुई किसी बंदे की 15.3 में, किसी फिगर में, ठीक है मैम। ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू 1 द एंकल। देखो, अगर मुझे किसी बंदे की स्टैंडर्ड ईसीजी निकालनी है, एक स्टैंडर्ड ईसीजी निकालनी है, तो मुझे उस बंदे को 3 इलेक्ट्रिक लीड लगानी पड़ेगी, 2 तो लगानी पड़ेगी उसके कलाइयों पे, दोनों कलाई पे, 1 टू ईच रिस्ट, एक लेफ्ट कलाई पे भी, एक लेफ्ट रिस्ट पे भी, एक राइट रिस्ट पे भी, साथ ही साथ में मुझे लगानी पड़ेगी एक लेफ्ट एंकल पे भी। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि हमारा लेफ्ट साइड में तो हम लेफ्ट एंकल पे लगाएंगे, कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए नहीं लगाते, डॉक्टर को पता नहीं क्यों लगाते हैं, बट मतलब क्यों लगाते हैं, तो उसको ग्राफ चाहिए इसलिए लगाते हैं, बट हमें याद करना है ना। अब डॉक्टर को तो पता है लेफ्ट साइड में लगानी, उसने तो एमबीबीएस कर लिया, उसने तो नीट का एग्जाम दे दिया, वो तो याद करके आया है। अब हमें याद करना है, क्योंकि हमें एमबीबीएस करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हर्ट है तो लेफ्ट साइड में लगाएंगे, दोनों कलाइयों पे लगा दी और लेफ्ट एंकल पे लगाएंगे। द कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, जिससे क्या करेंगे, हम कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे हमारी हार्ट की एक्टिविटी को। फॉर ए डिटेल्ड एवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। ये तो स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए कि आप 3 इलेक्ट्रिक लीड लगा दो, दोनों कलाइयों पे और एक लेफ्ट एंकल पे, बट अगर आपको एक क्या चाहिए, डिटेल में कोई किसी की क्या करनी है, हार्ट की मॉनिटरिंग करनी है, हार्ट का फंक्शन का इवोल्यूशन करना है डिटेल में, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीपल लीड्स लगानी पड़ेगी उसके चेस्ट रीजन में, क्योंकि चेस्ट पे क्या होता है, चेस्ट वाले रीजन में थोरेसिक कैविटी में ही हार्ट होता है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जानने के लिए बहुत सारी मल्टीपल लीड करनी पड़ती है जब हमें डिटेल में इवोल्यूशन करना होता है हार्ट के फंक्शन का। ओके मैम, हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट स्टैंडर्ड ईसीजी, बट हमें डिटेल वाला इवोल्यूशन नहीं पढ़ना, वो आप जब किसी आपके सामने पेशेंट आएगा, आप एमबीबीएस कॉलेज से जब आप कर लोगे एमबीबीएस, तब वहाँ पे आप करना उसकी डिटेल इवोल्यूशन। हमें तो बस यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड ईसीजी पढ़नी है जो हम पढ़ लेंगे। ओके मैम, देखो अब आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखा देती हूँ। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी, हमारे पास जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्टैंडर्ड ईसीजी है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड ईसीजी पढ़नी है। इसमें 3 वेव होती है, एक तो आपको दिख रही होगी पी वेव, एक पूरी होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वेव, ये पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, इसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं पी वेव, इसे बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और एक होती है टी वेव। ये 3 वेव होती है और 3 वेव किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। वो किसको रिप्रेजेंट करती है वो देखो each peak in the ECG is defined with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart। मैंने बताया ना, हर एक वेव जो है, टी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव, पी वेव है, हर क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करेगी, हार्ट की शो करेगी। अब सबसे पहले देखते हैं हम पी वेव किसको शो करती है। द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। देखो, जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो उसके लिए एक टर्म होती है डीपोलराइजेशन होना। ये हम पूरे चैप्टर में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे डीपोलराइज होती है, कैसे मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसके एक टर्म आपको ध्यान है, डीपोलराइजेशन। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि हमने देखा था ना, ऐसे इन्होंने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जिससे क्या कि दोनों के दोनों एरिया कॉन्टैक्ट हो गए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। The P wave represents the electrical excitation, the depolarization of the atria which leads to the contraction of the both atria। क्या वो P wave किसको रिप्रेजेंट करेगा, डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी किसका डीपोलराइजेशन, एट्रिया का डीपोलराइजेशन, जिससे क्या होगा कि हमारे जो एट्रिया वो कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। ओके मैम, इतना मैं ध्यान रखें। उसके बाद में बच्चों बारी आती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। अब देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को करेगा रिप्रेजेंट। विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो किसको इनिशिएट करेंगे, वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करेंगे। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। अब देखो, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, क्यू वेव के थोड़ा सा बाद में स्टार्ट होता है,
लिखा हुआ है आफ्टर क्यू वेव, देखो क्यू वेव तो यहीं पे आ गई, क्यू वेव तो ये रही, बट जो सिस्टोल स्टार्ट किसी होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखा तो वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा, बट कॉन्टैक्ट का स्टार्टिंग होती कहाँ से, आफ्टर क्यू वेव। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। वहाँ से क्या होती है, स्टार्टिंग होती है आफ्टर क्यू ध्यान रखना है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको शो करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और होगा कहाँ पे, आफ्टर क्यू वेव के बाद में, थोड़ा सा क्यू के बाद में। ओके मैम, अब टी वेव बच गई। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन से क्या हो रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, रिटर्न हो रहा है एक्साइटेशन से, यानी क्या हो रहे हैं कि रिलैक्स हो रहे हैं टू नॉर्मल स्टेट, इसे बोलेंगे रीपोलराइजेशन। वापिस आना रिलैक्स स्टेट में ना, रीपोलराइजेशन, रिलैक्स हो रहे हैं तो रीपोलराइजेशन, ऐसे ध्यान करो, कंफ्यूज हो रहे हो तो री को मिलाना है, रिलैक्स हो रहे हैं रीपोलराइजेशन हो रहा है, और एक्साइटेड हो रहे हैं तो डीपोलराइजेशन होता है। अगर मैं वैसे समझाऊंगी प्रोस चैप्टर में कैसे होता है, यहाँ पे मैं वो चैप्टर ही लेके आ सकती क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा वहाँ यहाँ पे समझाने में बहुत टाइम लगेगा। तो बस आप याद कर लो एक बार के लिए, रिलैक्स हो रहा है तो रीपोलराइजेशन हो रहा है, और कॉन्टैक्ट होंगे, एक्साइटेड हो रहा है तो डीपोलराइजेशन हो रहा है। वापिस से क्या हो रहा है, अपनी वापिस से नॉर्मल स्टेट में आ रहा है। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। जहाँ पे टी वेव खत्म होगी ना, टी वेव की स्टार्टिंग में मत बोलते नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, टी वेव के एंड में क्या होगा, द मार्क्स, देखो लिखा हुआ है, द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। यहाँ पे जब टी वेव खत्म होगी, टी वेव के एंड में ही क्या होगा, हमारा सिस्टोल का क्या होगा, एंड होगा। ये ध्यान रखना, टी वेव है तो यहाँ पे, बट टी वेव का एंड है, फिर पी वेव स्टार्ट हो जाएगी, तो टी वेव के एंड में क्या होगा, सिस्टोल का एंड होगा। ये बात एनसेट में लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। ओके मैम, ऑब्वियसली बाय कंटिन्यूइंग द नंबर ऑफ क्यू। अब देखो, आपने कभी भी देखा होगा ना, वो मतलब टीवी वगैरह में, या फिर किसी बच्चे ने रियल में भी देखा हो, तो क्या होता है, ये ऐसे होता है, उस पर ऐसे 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 वो होती है, तो ये हमें जो है ना, ये लाइनें सी दिखती है, ऊपर पीक जो दिखती है वो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स की दिखती है हमेशा, क्योंकि पी वेव और क्यू वेव तो बहुत छोटी सी होती है, ऐसे जो हमें बड़ी बड़ी ये ऊपर दिखती है ना पीक, वो किसकी दिखती है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स से दिखती है। तो हम क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स को काउंट करके ना बंदे की हार्ट बीट काउंट कर सकते हैं कि 72 टाइम बार धड़कते हैं, क्योंकि हर कार्डिक साइकिल का बनाना है हमने पीक, तो हर कार्डिक साइकिल में क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो कितनी बार बनना चाहिए, 72 टाइम बार बनना चाहिए, 72 टाइम्स बनना चाहिए। तो ये लिखा, क्योंकि क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स की पीक ऊंची तक जाती है, क्योंकि देखो हमें ये डायग्राम ही अच्छे से दिखेगी, इसकी पीक कितनी ऊंची गई है, इसकी पीक कितनी ऊंची गई है ना, अगर ये ऐसे ही बनेगा तो ऐसे ही ऊंची और आगे जाएगी। तो इसलिए हम क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स की जो नंबर है उन्हें काउंट करके, जो क्या लिखा हुआ है, ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑन एंड ऑफ एन इंडिविजुअल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम क्या कर सकते हैं, हार्ट बीट की रेट को किसी भी इंडिविजुअल की देख सकते हैं। Since the ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, मैं नॉर्मली हमें ऐसे ही ECG देखने को मिलती है हर बंदे की, अगर इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट द पॉसिबली एबनॉर्मलिटी ऑफ और डिसीज। अगर इसमें इस शेप के अंदर, नॉर्मली शेप के अंदर कोई भी डेविएशन आ रहा है, कोई चेंजेस आ रहा है, तो इसका मतलब उस बंदे को कोई बीमारी है या फिर कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है उसके हार्ट के अंदर। हैंस इट इज़ ए ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसलिए क्या ECG का बहुत बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अब देखो मैं ECG को कंपाइल कर रही हूँ फटाफट से, आंखें बंद करके मेरे साथ बोलेंगे। देखो मैम, जो मशीन है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बच्चों, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मैम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, एक कार्डिक साइकिल के अंदर हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ECG बोलते हैं। ठीक है मैम, अगर हम स्टैंडर्ड ECG बनानी तो 3 लीड लगाएंगे, 2 कलाइयों पे लगाएंगे, लेफ्ट रिस्ट पे लगा देंगे, राइट रिस्ट पे लगा देंगे, और एक लगाएंगे लेफ्ट एंकल पे। अगर मुझे डिटेल इवोल्यूशन करना है तो मैं क्या करूँगी, पूरे चेस्ट रीजन में लगाऊंगी। ओके मैम, हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ECG 3 वेव होती है, पी वेव होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, टी वेव होती है। मैम पी वेव दिखाएगी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को, यानी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। मैम क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स दिखाता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा। बट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना, सिस्टोल होना स्टार्ट का होता है आफ्टर क्यू वेव के थोड़ा सा बाद में। वहीं पे मैम जो टी वेव है वो दिखाती है रिलैक्स होना है वेंट्रिकल का, यानी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और आफ्टर टी वेव में क्या होता है, जो एंड ऑफ सिस्टोल होता है। ये बात ध्यान रखनी कि सिस्टोल का एंड कहाँ पे होता है, आफ्टर मतलब एंड ऑफ टी वेव में होता है। एंड ऑफ टी वेव में क्या होगा, एंड ऑफ सिस्टोल होगा वेंट्रिकल्स का। ओके मैम, एक बात आपने देखी कि इसमें कहीं पे भी एट्रिया का रिपोलराइजेशन दिखा है। एट्रिया के रिपोलराइजेशन के लिए हमारे पास कोई भी वेव नहीं है। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल के लिए वेव है, वेंट्रिकल के सिस्टोल के लिए वेव है, और वेंट्रिकल के रिलैक्स के लिए वेव है, बट एट्रिया के रिलैक्स के लिए कोई वेव नहीं है। बात ध्यान में रखोगे, ठीक है मैम।
उसके बाद में हमने देखा कि मैम कि सेम होना चाहिए QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम हार्ट बीट काउंट कर सकते हैं बंदे की, और नॉर्मल सभी की शेप सेम होती है सभी बंदों की। बट क्या होता है कभी कभी किसी बंदे की अगर शेप में डिफरेंस आ रहा है ना इस ECG की, तो मतलब उसे कोई बीमारी है, उसके हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है, इसलिए इस ECG का बहुत बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। आई होप समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कार्डिक साइकिल बच्चों को लगता है, बट मैंने जॉइंट डायस्ट्रोल का सबसे पहले मैंने बताया क्या होंगे। जॉइंट डायस्ट्रोल का दोनों एटे के ब्लड फिल होना स्टार्ट करेगा, टाइकस बाइकस वाल्व के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो वाल्व ओपन हो जाएंगे, तो 70% ब्लड तो वेंट्रिकल के अंदर ऐसे चला जाता है। फिर क्या करती है, ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं, तो बहुत एटिया कॉन्टैक्ट कर जाते हैं। एटिया कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है 30% ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, मैं ब्लड खा गया वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, अब एट्रिया ने सिस्टोल कर दिया तो एट्रिया रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। वेंट्रिकल के अंदर जैसे प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में क्या होता है वैसे ही ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे जिससे बैक फ्लो ना हो, और थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ेगा तो सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, तो ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा बच्चों, आर्टरीज के अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे वेंट्रिकल ने रिलैक्स होना स्टार्ट किया तो ब्लड वापस से सेमिल्यूनर वाल्व से होता हुआ नहीं आ जाए वेंट्रिकल के अंदर, सेमिल्यूनर वाल्व जल्दी से क्लोज हो जाएंगे तो सेकंड अल्ट्रासाउंड डब प्रोड्यूस हो जाएगी। और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने से हमेशा कौन सी लब साउंड प्रोड्यूस होती है, वाल्व के क्लोज होने से हमेशा साउंड प्रोड्यूस होती है, ओपन होने से नहीं। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे वो वेंट्रिकल की वो जो है वॉल के अंदर जाता कैसे एक्शन पोटेंशियल, ऐसे नोट से होता है एवी नोट से, एवी नोट से एवी बंडल में, फिर बंडल ब्रांचिंग ऊपर किंजे फाइबर क्या करती है पूरी वॉल के अंदर क्या करती है एक्शन पोटेंशियल को फैलाती है। फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल हो जाता है, फिर वेंट्रिकल डायस्ट्रोल हो जाता है। फिर वापस से क्या हो जाए वो जो डायस्ट्रोल की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। और हमने देख लिया कितना टाइम होता है कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकंड होता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, जो मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट बीट जो रेट होती है उससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 5 लीटर आएगा, 5000 ml आएगा, हम चेंज कर सकते हैं एथलीट का ज़्यादा। तो और कार्डिक आउटपुट क्या होता है बच्चों, ब्लड का वो अमाउंट जो ईच वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, क्या कर रहा है पुश आउट कर रहे हैं एक कार्डिक साइकिल के अंदर, उसे बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। फिर ECG तो हमने भी देखा ही, उसको मैं वापस रिवाइज नहीं कर रही हूँ। फिर आप बोलोगे मैम लेक्चर बहुत लंबा हो गया, खुद से रिवाइज करना है। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके प्लीज़ बच्चों बताओ कुछ सजेशन है तो दो, क्या अच्छा नहीं लग रहा। थैंक यू बच्चों, लाइक अपना टाइम देख, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो को हमेशा ऐसे फेस रखो स्माइलिंग वाला, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।